एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान जंग की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक में एनर्जी क्राइसिस ने सर उठा लिया। कोरोना के बाद दुनिया भर में बेरोजगारी और महंगाई की नई लहर आने का शदीद खदशा। जंग तूल पकड़ने की सूरत में खलीज और यूरोप से पाकिस्तानियों की वापसी की सूरत में पाकिस्तान में क्या माशी मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हिचकोले खाती एक्सपोर्ट का क्या बनेगा। दुनिया के साथ पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद मुल्क में इंडस्ट्री और ज़राअत पर कितने बदतरीन असरात मुरतब होंगे। और पेट्रोल महंगा होने की सूरत में IMF पाकिस्तान को लेवी टैक्स की मद में कोई रिलीफ दे सकता है। पाकिस्तान को ईरान जंग के क्राइसिस के दौरान क्या बड़े माशी फैसले करने होंगे। इन तमाम इशूज़ पर और दुनिया की बदलती माशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर माशियात और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, मेहरबानी आपकी, आपने मुझे मौका दिया। जी शब्बर साहब, बताइएगा ईरान जंग में जैसे जैसे मजीद दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये जंग जो है वो तूल पकड़ रही है, वैसे वैसे ग्लोबल इकोनॉमी पर जो है वो इसके असरात आ रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा है एनर्जी प्राइसेस की मद में। पाकिस्तान पे स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगी कि असरात कितने गहरे हो सकते हैं, कितना डरना चाहिए पाकिस्तान को, और कितनी जंग जो है वो लंबी होना हम किस हद तक जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, बात यह है रबिया कि इसको हम 3-4 अलग अलग एस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे लिए बड़ी शदीद परेशानी का बायस होगा वो होगा कि पेट्रोल की प्राइस $100 पर बैरल से आगे बढ़ती है या उससे खराब रहती है, तो हमारे पास बहुत शदीद फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आएगा। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अफेक्ट होगा और हमारी GDP ग्रोथ तकरीबन 1% से कम होने का चांस है उसके अंदर। ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट जो उसमें आने वाला है वो ये है कि हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो उसमें अफेक्ट आएगा और हम जो रेमिटेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे 40 बिलियन की, इस साल में वो शायद 40 बिलियन टच नहीं करे और वो 35-36 बिलियन के आसपास जाके रुक जाए। ये दूसरी बात जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास ये आने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात जो हमारे लिए आने वाली चीज है कि ईरान जंग तो अपनी जगह पे चल रही है, मगर उसके साथ साथ अफगानिस्तान वाली जंग भी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और हमारा वो वाला साइड भी इतना ज्यादा अभी सेटल नहीं हो पा रहा है। तो ये तीसरी बात है। अच्छा, मगर जो चीज हमें लॉन्ग टर्म में हमें देखनी है वो ये है, जो मैं बार बार लोगों को ये कह रहा हूं कि जो ट्रंप और नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म जंग है और ईरान में वो किसी रिजीम को चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, वो उनकी कोशिश नाकाम हो गई। दूसरी, वो ये समझ रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो बाय फोर्स खुलवा लेंगे, बाय नेटो को इन्वॉल्व करके, वो भी उनकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। तीसरी जो खुश आइंद बात है, अगर आप गौर करें, जो खुश आइंद है मगर उससे थोड़ा सा अभी सेंसिटिविटी है कि अभी कोई स्टेट कन्फ्रंटेशन और कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अभी तक सामने नहीं आया है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में, क्योंकि दो जो बड़ी रियासतें हैं और हमारा एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ है। तो ये तीसरा पहलू है इसके अंदर। जो पहलू, दो पॉजिटिव पहलू जो मैं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जो हमारा दिफाई माहिदा है सऊदी अरब के साथ, मैंने उस वक्त भी किसी और प्रोग्राम में भी पहले कहा था और मैं आज भी दोबारा कह रहा हूं कि ये दिफाई माहिदा पुराने माहिदों से मुख्तलिफ है। ये इसमें हमने इनडायरेक्टली सऊदी अरब को एक सिक्योरिटी गारंटी दी है और मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझे उस सिक्योरिटी गारंटी का रीजनेबल कंसीडरेशन मिलना चाहिए। ठीक, मैं अभी तक वाकिफ नहीं हूं कि हमारा कंसीडरेशन कैश में क्या है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन वो ये कह रही है कि इस वॉर में अमेरिका और जो इनके एलाइज मिडल ईस्ट में बैठे हैं वो तकरीबन 1 से $1.5 बिलियन पर डे खर्च कर रहे हैं।
तो हम लोग जो गारंटी दी हुई है हमने, तो हमें उसका मिलना चाहिए। दूसरी बात जो मेरा ये जाती व्यू है कि ये जो अड्डे हैं इस इलाके में, 19 अड्डे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन के हैं, और उसमें तकरीबन 50,000 आदमी उनका बैठा हुआ है, अमेरिकन का इस इलाके में बैठा हुआ है। मैं नहीं समझता कि अगले 10, 12, 15 साल में वो आदमी यहाँ रहेगा और उनको अल्टीमेटली ये अड्डे खाली करने पड़ेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उस अड्डे खाली करने के बाद इन इलाकों को किसी अलायंस की आर्मी या रीजनल आर्मी या कोई कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये एरिया कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद तीसरी आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, मेरा जाती व्यू है कि इस वॉर के बाद ईरान और जो ईरान है उसमें से सैंक्शंस डाइल्यूट होंगी, इस शक्ल में सैंक्शंस नहीं रहेंगी, और इराक भी साथ में खुलेगा। और जब ईरान और इराक खुलेगा तो जो लॉस हम दुबई के लिए कर रहे हैं, मेरे ज़ाती हिसाब से इंशाल्लाह ताला वो लॉस हम 2000 उसको पूरा कर लेंगे। और रबिया, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप मेरी किताब जो मैंने 32 ओंकार रोड कृष्ण नगर लिखी थी 2025 में, उसमें पेज नंबर 189 पढ़े, उसमें मैंने लिखा था कि कराची पर्शियन गल्फ का गेट कीपर होगा। और मैंने उसके अंदर ये भी लिखा था कि जो इकोनॉमी अगले 5 साल में दुनिया में उभर कर सामने आएगी, अगले 5 साल बाद, उस इकोनॉमी का नाम ईरान है। सही। अच्छा, ये बताएं शबर साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया जो हमारा पैक्ट है सऊदीया के साथ। आपने कहा हमें भी जो है वो, क्योंकि वी आर एक्टिंग एज अ गार्ड, और हर क्राइसिस जो है वो जाहिर एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, तो पाकिस्तान को क्या उसके बदले में क्या चीजें सामने रखनी चाहिए या क्या डिमांड्स जो है वो सामने रखनी चाहिए? अभी हमारे रीसेंट दौरे भी हुए, कोई ऐसी चीज फिलहाल जो है वो सामने नहीं आई है, तो आपके ख्याल में इसको किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है अपने बेनिफिट के लिए? ऑब्वियसली मेरी जो इंफॉर्मेशन है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरा व्यू है वो ये है कि सऊदी अरब का जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, इस एग्रीमेंट के जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, वो क्लॉजेस अभी एग्री होने हैं। अच्छा। और वो मेरे हिसाब से, मैं अगर उसकी जगह नेगोशिएटर हूं, तो मैं उसमें जो हमारे बैरूनी खर्चे हैं 140 बिलियन डॉलर के, उसका वेवर मांगूंगा। अच्छा। और मैं उसके बाद एक सब्सिडाइज प्राइस पे ऑयल सप्लाई मांगूंगा। नथिंग इन, देयर इज नॉट अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया शबर साहब, आपने ज्वाइन किया और बड़ा आपने ये इसका फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमारे साथ शेयर किया। आप जब ये कहते हैं कि हमें उनके साथ एक बड़े प्रैक्टिकल एक डील हमें जो करनी चाहिए थी या है हमारी उनके साथ, जिसमें फाइनेंशियल गेन्स वगैरह भी नजर आने चाहिए, तो आप समझते नहीं है बाज़ दफ़ा इस तरह के जब मुआहदे किए जाते हैं तो उनको खुफिया रखा जाता है, कौमें नहीं बताती होती कि हम उनसे क्या ले रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, उसकी निटी ग्रिटी स्पेशली जो फाइनेंशियल साइड है उसको आप समझते नहीं है, छुपाया जाता है। और सऊदी अरेबिया ये माजी में कई दफ़ा पाकिस्तान को बेल आउट भी कर चुका है, डेफर बेसिस पे तेल भी दे चुका है, राइट ऑफ भी कर चुका है, कर्जे लोन जब भी हमें चाहिए होते सऊदी अरब से लेते हैं। तो आप समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ बिल्कुल एक प्रोफेशनल हार्ड कोर और हमें उनके साथ टफ मुज़ाकरात करने चाहिए या टफ हमें कोई शराइत मनवानी चाहिए अगर हम इन माजी इनको सामने रखें दोनों मुल्कों के तल्लुकात का? देखिए, मेरी बात सुने गलासा साहब, पहली बात मैंने जो बात के शुरू में कही कि हमने उनके साथ बेशुमार वायदे किए हैं, मगर किसी वायदे में हमने उनको सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी है कभी। और सिक्योरिटी गारंटी के वायदे दुनिया में कोई बहुत कम हुए हैं इन द पास्ट। और ये हम समझ रहे हैं कि जो वो हमें $1 बिलियन का कर्जा दे देते हैं या 5 बिलियन का क्रेडिट दे देते हैं, ये जो हमारा सिक्योरिटी गारंटी है उसकी कीमत ये है, ये उनकी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी हमें उनकी दूर कर देनी चाहिए। और ये हमारे लोग भी, मैं जो बयान लोगों के सुन रहा हूँ और जो पहले भी होता रहा है, आज भी होता रहा है, भाई ये सारी कहानियां पुरानी हैं, वो सारे नॉर्मल एग्रीमेंट हैं। उन किसी एग्रीमेंट में
सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर असेंबली में कहा है कि सऊदी अरब से हमारा दिफाई मायदा है। हम पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं हुकूमत ने इस जंग के पेश नजर, जो भी हमारे एनर्जी प्राइसेस के हवाले से, वो ऑस्टेरिटी मेजर से आप सेटिस्फाइड हैं या मजीद हुकूमत के बस में कुछ करने को था और उन्होंने नहीं किया? रबिया, इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जो कुछ इस्लामाबाद में फैसला होता है उसका पाकिस्तान में कभी अमल दरामद नहीं होता। वो अपने अपने हरे हरे इलाकों में बैठे रहे, उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। तो और क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स शब्बर साहब आप सजेस्ट करेंगे? आप भी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रबिया साहिबा, ऑस्टेरिटी मेजर आप लेने जा रहे हैं, सारे बाजार आपके शाम को बिजली खर्च कर रहे हैं, बिजली जला रहे हैं, वो तो आप बंद नहीं करते। आप बिला वजह की बातें करके टाइम जाया कर रहे हैं, मेरा भी और अपना भी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हालात हैं इसमें क्या हम IMF से भी कुछ कंसेशंस मांग सकते हैं फॉर लेट्स से कि प्राइमरी सरप्लस टारगेट्स या किसी और सूरत में जो हमने कोविड टाइम्स में जिस तरह से बात की थी? देखो रबिया, मैं आज आपको ये बात प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका जिस क्राइसिस में फंसे हुए हैं, वो जो आप मांगेंगे वो आपको देके जाएंगे। IMF वालों से आप जो मांगेंगे वो देके जाएगा। आप लोग नेगोशिएटिंग पावर तो बढ़ाएं अपनी पहले। आज IMF वाले आपको छुटकारा आपसे, आपके साथ वो जो आप मांगेंगे वो देके जाएंगे आपको, प्रोवाइडेड कि आप में मांगने की और बात करने की सलाहियत तो हो ना। पाकिस्तान इस वक्त अपनी हिस्ट्री के बिल्कुल एक जगह पे बैठा है जहां पर उसको अपना रोल अदा करना है। और मैं आपको ये बता दूं आज आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि इस वक्त कराची पोर्ट पूरी तरह फुल है और कोई जगह नहीं मिल रही है। ट्रांसशिपमेंट का सामान कराची से जा रहा है, खाने पीने का, और दुबई का पोर्ट चल रहा है। यहाँ से हम यहाँ से चीजें भेज रहे हैं, टॉर्चें चल रही हैं। और अगर ये चीज परमानेंट हो जाती है और दुबई गिर जाता है तो आप ये मेरी बात लिख लें कि हम कराची को अगले 10 साल में दुबई बना देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है सर कि वहां पे कराची में आप बैठे हुए हैं, आप भी बात करते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बुरी हालत है, लोग कहते हैं सड़कें नहीं है, इंस्टीट्यूशन कोई आप सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, वो डेवलपमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आप समझते हैं कराची पे फोकस है हुकूमत का? कराची की जो बुरी हालत है ना वो कराची वालों ने नहीं की, वो कुछ लोगों ने की थी। वो टाइम खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से हो जाती है। तो वो जो बुरा पैच था हमारा गुजर गया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप कराची आए, जो 10 साल पहले कराची था वो आज कराची नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से कराची में शक्ल तब्दीली देख रहा हूँ। हमारा A380 का रनवे बना है, कराची एयरपोर्ट की एक्सपेंशन हो रही है, अगले एयरपोर्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। कराची से थर को रेलवे लाइन बनने जा रही है, 75% कंप्लीट हो चुकी है। आप इंशाल्लाह आएंगे तो आपको दुबई नजर आएगा। थोड़ा इंतजार करें, इस्लामाबाद में बैठ के परेशान नहीं हो। नाज़रीन, शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान पर, ये जो जंग जारी है ईरान, इसराइल और US की, इसके हवाले से। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले क्लासा साहब, आप जो है वो शब्बर साहब से कोई सवाल कर रहे थे जी। आपने कहा कि पाकिस्तान दुबई बन जाएगा बड़ा जल्द, तो मैंने कहा कि पाकिस्तानियों ने कोई... अच्छा, मैं अब आपको असली सीन बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि मुझे दुबई से इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे वो इन्वेस्टमेंट रोकनी है जो पाकिस्तान से दुबई जा रही थी। देखिए क्लासा साहब, चीजों को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। दुबई का 0 टैक्सेशन रेट है, मनी ट्रेल FATF के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, और वहां पर इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, कोई पूछताछ नहीं है। इसके अलावा जो बाकी बांग्लादेश है, सिंगापुर है, वहां पर इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत कुछ हिसाब करना पड़ता है। तो अगर दुबई की इन्वेस्टमेंट का जो रास्ता मेरे जाने का तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर का रुक जाता है, तो ये समझ लें वो पैसा पाकिस्तान में रुक जाएगा। दूसरी बात, ये जो मैं पूरा अंडर इनवाइसिंग और ये सारा किस्सा करता हूँ, इस सारे का जो पैसा जमा होता है वो दुबई में जमा होता है। अगर दुबई गिरता है या दुबई कमजोर होता है तो उसका नेचुरल फायदा सिर्फ एक शहर को हो सकता है, उसका नाम है कराची। और अगर दुबई की फ्लाइट्स को डाइवर्शन मिलती है तो वो कराची को मिली है। और मैं ये आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि जो 30 साल में हमारे
कुछ लोगों ने जो आज इख्तिदार में है, जिस तरह कराची को खराब कराया था, अब ये वापस अपनी जगह पर आ गया है और दुबई की जो हनीमून थी वो खत्म हो चुकी है। चाहे वो ये वॉर किसी जगह किसी तरह भी एंड करे, ये वॉर कहीं पे भी जाके एंड करे, दुबई का बबल अब दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपके ये बात अपनी जगह पे, तो ये पाकिस्तान के हवाले से इन्वेस्टर्स है जो हमारा कारोबारी है, आपसे बेहतर कौन जानता है, वो तो बात कहते हैं पाकिस्तान में ये टैक्स रिजीम सबसे ज्यादा टैक्सेस है यहाँ पे, वो नहीं कर सकता, उसको देने पड़ते हैं, फिर सुपर टैक्स भी आपने उसके ऊपर लगा दिया, फिर बिजली महंगी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। तो अब समझते इन्वेस्टर तो छोड़ के इसलिए जाता है कि यहाँ पे टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगाई या महंगा आपका इनपुट वगैरह, तो वो फिर बात दुबई में तो चीजें नहीं थी। मैंने आपको बात की ना, मैंने आपको कहा कि मैं वो पाकिस्तान का वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि SIFC में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ठीक है। और आप सारे लोग SIFC की बात कर रहे थे, मैंने कहा था SIFC में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और आपने देख लिया SIFC में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई सर? क्या मतलब आप क्या समझते हैं इन्वेस्टमेंट ना आने की क्या वजह? हालांकि बड़ा हाईएस्ट फोरम था, इसमें मिलिट्री भी थी, सिविलियन भी थे, टॉप ब्रास भी थी, दे वर ऑन द सेम पेज। तो जो इन्वेस्टर को चाहिए होता है वो तो था, कॉन्फिडेंस देने के लिए तुम्हारी क्या तैयार थी? मुझे एक बात बताएं क्रासरा साहब, अगर मैं जाऊं कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और मुझे जाकर मिलना पड़े वहां पर फौजी अफसरान से, तो मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा? नहीं, आप देखें पाकिस्तान में तो हमेशा से सर ये सऊदीज हो, चाइनीज हो, यूएई सर, अमेरिकन हो, वो तो फौजियों के साथ डील करते रहे सर। नहीं, मुझे आप एक कॉमन सेंस का जवाब दे। मैं चला जाता हूँ मॉरिटानिया, मैं चला जाता हूँ अजरबैजान, मैं चला जाता हूँ कहीं पे, वहां मुझे आप कहते हैं कि यार एक फौजी जनरल साहब से आप मिलें, वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए असिस्ट करेगा। तो आप बताएं क्या वो बंदा कॉन्फिडेंस में आएगा या नहीं आएगा? अच्छा सर, 2 साल पहले तो फौजी जर्नल नहीं था, SIFC नहीं थी, 2 साल पहले फिर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी? सर मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा ना कि आप लोग ये समझ रहे थे कि कराची को छोड़कर आप इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे। यही तो मैं रोता रहा हूं, पिछले 10 साल से रो रहा हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट आएगी तो कराची में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप पाकिस्तान को पहले समझें। आप मुझे बताएं कि वहां पे इस्लामाबाद में ड्रोन गिर रहा है, वहां कौन बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल एंटिटी को समझें पहले। पाकिस्तान में जो आपकी ग्वादर पोर्ट है वो कभी भी फैसलाबाद से कनेक्ट नहीं हो सकेगी, ना कभी पेशावर से कनेक्ट हो सकेगी। वो एक्चुअली ट्रांसशिपमेंट की पोर्ट है। आप उसे ट्रांसशिपमेंट की पोर्ट बनाए, वो चल जाएगी। पर आप कह रहे हैं मैं उसे फैसलाबाद से मिलाऊंगा, तो कोशिश करके देख लें, आप पूरी करके देख लें क्या होता है आपके साथ। तो जब आप फैसले करते हैं, जब आप माशी फैसले करते हैं सियासी बुनियादों पर, क्या आपके ख्याल में सर, आप क्योंकि बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं, इंटेलिजेंट आदमी है, चीजें समझते हैं, आप क्या मशवरा देंगे कैसे इन्वेस्टमेंट लाई जाए? आप कोई फार्मूला, कोई तरीका तो बताएं। मैं आता हूं उसके ऊपर, मैं अब उसके ऊपर आता हूं सर। मुझे ये बताएं कि कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक बना हुआ है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है वो जी, ठीक है। आप उसकी परफॉर्मेंस जाके देख लें, उसके मुकाबले में सियालकोट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को देख लें, आप उसके मुकाबले में फैसलाबाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को देख लें, आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपके सामने 2 मिसालें रखी ना, उनको एक्सप्लेन कर देना जरा, दोनों का मवाजना कर दें सर, क्योंकि आम आदमी मेरे जैसा नहीं समझेगा कि दोनों में क्या कंपैरिजन कर देना। थोड़ा समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको वो मॉडल लाना पड़ेगा जो कि मॉडल चाइना ने लगाया था। देखें, टैक्सेशन मसला नहीं है हमारा इस वक्त क्लासा साहब, मसला ये है कि मैं अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है ना। मैं क्या एक्सपोर्ट करूंगा? है ही नहीं कोई चीज, कॉटन नहीं है, राइस नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो हमारा जो मॉडल हमें करना चाहिए वो ये है कि हम इंपोर्ट करें, उसको प्रोसेस करें और री एक्सपोर्ट करें, जो कि चाइना का मॉडल था शुरू में। अब हमारा शौक ये है कि ये इंडस्ट्री हम सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर में लगाएं। भाई ये नहीं लग सकती पेशावर से लेकर पेशावर में, ये लगेगी कराची इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। लेकिन सर आपकी बात ठीक होगी, मैं सॉरी टू कट यू, फिर पूरा पाकिस्तान कराची पहुंच जाता है, फिर आप लोग एतराज करते हैं कि कराची को आपने
फट गया, आबादी बढ़ गया, गैर मकामी लोग आ गए, बाहर से आ गए, तो आप अगर स्प्रेड नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को तो पेशावर से भी आएंगे, हमारे ये सराइकी इलाकों से भी आएंगे, पंजाब से भी आएंगे। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ ना, मैं तो कलासा साहब आपको ये कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे कराची में लेबर फोर्स है उसमें से 80% सराइकी है। और लाहौर क्यों नहीं जाते वो? अगर इतना अच्छा वेल गवर्न पंजाब है तो वहां क्यों नहीं जाते? बताएं ना मुझे, कोई सराइकी दिखा दें जो कराची में नहीं आता। सर हमारे इलाकों में इंडस्ट्री नहीं है ना, हमारे इलाकों में इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर ज्यादा, वहां पे इंडस्ट्री क्यों नहीं है सर? आपका इतना वेल गवर्न पंजाब है तो क्यों नहीं लगाते इंडस्ट्रीज का? अभी तो आपने कहा है कि सियालकोट गुजरांवाला की बजाय इसको वहां कराची में लगाना चाहिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कलासरा साहब के सियालकोट वालों को ये समझ आनी चाहिए कि वो एक्सपोर्ट रीप्रोसेसिंग जोन नहीं बना सकते, ये कराची में बनेगा। तो वो बिला वजह टाइम जाया करते हैं ना मुल्क का, पूरे मुल्क का, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है शब्बर साहब, शब्बर साहब थोड़ा सा करंट सिचुएशन पे जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? $100 पर बैरल के ऊपर अगर प्राइसेस रहती हैं, अभी हमने 50-55 रुपए जो है वो पास ऑन किया है तो लोगों की चीखें निकल गई हैं, आगे क्या ऑप्शन होगा? अगर इस गरीब आवाम पे पास ऑन करते हैं तो मसला है, हुकूमत अपने ऊपर लेती है तो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगी? क्या आप क्या मशवरा देंगे? देखिए मेरी बात सुनो रबिया, बात ये है कि इस गवर्नमेंट के पास सबसे अच्छी बात ये है कि इसके पास अपोजिशन नहीं है। सही, इनकी अपोजिशन है ही नहीं कोई। आपने 55 रुपए का आपने पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंक्रीज कर दिया पेट्रोल का। जी बिल्कुल। कोई एक आदमी भी सड़क पर नहीं आया, एक आदमी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो बेचारे अपने इमरान खान की जमानतें कराने में लगे हुए हैं, यही है ना। तो ये तो सबसे इससे ज्यादा मैंने बेवकूफ अपोजिशन जिंदगी में नहीं देखी। इससे ज्यादा मैंने नालायक और बेवकूफ अपोजिशन जिंदगी में नहीं देखी। ये तो अगर जिस तरह की अपोजिशन यहाँ है, इनको तो 10 साल हुकूमत करते रहेंगे, ये जो मर्जी करें आवाम के साथ, इनको कौन पूछेगा? देखिए दुनिया में गवर्नमेंट की चेक जो होती है वो अपोजिशन होती है। बिल्कुल। इस मुल्क में इस वक्त अपोजिशन है ही नहीं। तो क्या मतलब जी कुछ कहना चाह शब्बर साहब, आपने कहा कि अपोजिशन नालायक है, निकम्मी है नहीं, वो क्या करें बेचारे? इमरान खान साहब जेल में है, 40-50 साल उनको सजा हो चुकी है, शाहमद कुरैशी साहब जेल में है, उसके बाद यास्मीन राशिद साहब जेल में है, चीमा साहब जेल में है, चौधरी जाज साहब जेल में है, और बहुत सारे उनके मतलब उनके 10-20 लोगों को 10-10 साल सजाएं हो चुकी हैं। अपोजिशन यही कर सकते, कोई गुरीलो तो नहीं है, कमांडो तो नहीं है ना सर, कोई अंडरवर्ल्ड के लोग तो नहीं होते, बेचारे पॉलिटिकल वर्कर होते हैं। तो पूरी की पूरी अपोजिशन तो जेल में है, और वो क्या करें सारे, और उन पे केसेस हैं सर। नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल कलासा साहब की बात से एग्री करता हूं सर कि जब अपोजिशन नहीं है और जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है गलत सही अच्छा बुरा है वो बिकता जा रहा है और उनको कोई परेशानी नहीं है और उन्होंने सारी कौम को लगा दिया है इमरान खान के केसेस के पीछे, ठीक है, तो वो तो मगर जो रियलिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान उनसे संभल नहीं रही है। देखिए मैं संभलने के बारे में सिर्फ उनके बारे में ये कह सकता हूं कि वो इकोनॉमिक्स के बारे में सच नहीं बोल रहे। वो ये कह दें कि भाई हमसे इकोनॉमिक्स में मसाइल है और हम सही करने जा रहे हैं। वो जो बार बार आके कहते थे 2 साल पहले कि हमने सारे मसाइल हल कर लिए, ये हो गया वो हो गया, अब वो 4 साल बाद आके कहते हैं कि टेस्टी बेस नहीं बढ़ी। तो भाई तो हमें पता था नहीं बढ़ी। तो आप कह रहे थे मैं डिजिटलाइजेशन करने जा रहा हूं, मैं पीओएस लगा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो ये कहानियां नहीं दें। अब सिर्फ सवाल ये है कलासा साहब और रबिया कि हमारे मुल्क में जो एकेडमिया है, जो थिंक टैंक है, वो सच नहीं बोलते, वो रियलिटी लोगों के सामने नहीं रखते, इसलिए अपोजिशन गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो आवाम से दूर होती जाती हैं और वो खराब होती जा रही है। नाजरीन, शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल हमें बता रहे थे क्या इकोनॉमिक जो है इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान पर भी, जो इस वक्त ईरान इजराइल यूएस जंग जारी है और इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस में जो एक हम बहरान देख रहे हैं और ग्लोबली जो है वो ये इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और जितनी तवील ये जंग जारी रहेगी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ईरान इजराइल यूएस जंग जो है वो तीसरे हफ्ता जो है वो उसमें दाखिल हो चुकी है। अगर ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 पर बैरल के ऊपर जाती हैं या रहती हैं एक तवील अरसे तक, तो पाकिस्तान पे जो है वो इसके क्या असरात होंगे? क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो हुकूमत की तरफ से लिए जा सकते हैं? जो ऑलरेडी मेजर्स लिए हैं क्या वो इनफ हैं या मजीद मेजर्स लेने की ज़रूरत है? और अगर प्राइसेस इस तरह से रहती हैं ऑयल प्राइसेस, तो उसको किस तरह से पास ऑन किया जाएगा गरीब आवाम पर? ऑलरेडी 50 रुपए का इजाफा जो है वो हम देख चुके हैं, तो क्या मजीद इजाफा जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी आवाम, या हुकूमत ये अपने सर लेगी? और अगर अपने सर लेगी तो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या फिर IMF से भी जो है वो कुछ कंसेशंस लिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सरप्लस टारगेट के हवाले से? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में देखनी होंगी कि किस तरह से डेवलप होती हैं। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।